नमस्कार दोस्तों, स्वागत करेंगे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है नेशनल मोमेंट के बारे में। और जब नेशनल मोमेंट के बारे में हमारी चर्चा हो रही होगी तो सबसे पहले हम अपने एक नए यूजर के लिए एक सूचना देना चाहते हैं। जो नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो आप समझ लें कि रोज़ सुबह 9 बजे हम एक वीडियो लाइव लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। आजकल हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, और हमारी यात्रा पहुंच चुकी है कांग्रेस की स्थापना तक। तो आइए रोज़ ज्वाइन कीजिए 9 बजे हमारे इस लाइव सेशन को, और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। और जो मित्र हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं, वो उनसे अनुरोध है कि ये अपने सब्सक्राइबर में अन्य लोगों को भी और जोड़ें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 9 बजे का लाइव सेशन शुरू हो चुका है आप लोगों के सामने। इसमें हम आपसे बात करेंगे आज जो टॉपिक हमारे पास दो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, कांग्रेस की स्थापना, और दूसरा राष्ट्रवाद। इन दो बिंदुओं पे हमारी आज बात होगी, यानी आज हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस, और दूसरा हमारा होगा द ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म। इन दोनों टॉपिक में बात करते समय हम आपसे कुछ अन्य बिंदुओं पर, पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक हम छोटी सी इमेज रखेंगे। इस इमेज को आप देखें और ज़रूर इसे समझने की कोशिश करें जैसा मैं आपको कहूँगा। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो हो रही 1885 में। एक आपको ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल करेंगे। इस कांग्रेस की स्थापना में आप देखिए, जो 1885 में हो रही है, इसकी कांग्रेस की स्थापना में कुल 3-4 पड़ाव बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। 3 पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। एक 1885 से लेकर 1905 तक का पड़ाव, ये दूसरा पड़ाव 1905 से लेकर 1919 तक का पड़ाव, और तीसरा पड़ाव 1919 से लेकर 1947 तक का पड़ाव। इन जो जर्नी कांग्रेस की हो रही है, इन तीनों जर्नी में अगर हम बात करें तो 1985 से लेकर 1905 वाला जो पड़ाव है, इसे उदारवादी कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं उदारवादी कांग्रेस। और दूसरा जो 1905 से लेकर 1919 तक का कांग्रेस है, इसे उग्रवादी बोलते हैं या नरमपंथी बोलते हैं। उग्रवादी या नरमपंथी कांग्रेस क्यों बोला जाता है, इसकी पूरी डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम आपको केवल एक चीज़ समझाना चाहते हैं, थीम कैसे चल रही कांग्रेस। यानी एक फिर उसका हो रहा है उदारवादी, दूसरा हो रहा है उग्रवादी या गर्मपंथी। और 1919 से लेकर 1947 जो भारतीय नेशनल मूवमेंट में मॉस मास को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, वो है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण की कुछ विशेषताएं हैं, इसकी भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन आप देखेंगे, जब ये चरण तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो तीनों चरण जब चल रहे हैं, तो इन तीनों चरणों में डेवलपमेंट के फेज में नेशनलिज्म का विकास कुछ इस तरह से हो रहा है। यह है नेशनलिज्म, यानी जो गांधीवादी चरण है, यहाँ पर जो राष्ट्रवाद होगा वो सबसे एपेक्स लेवल पे होगा, सबसे ऊंची अवस्था पे होगा। अगर राष्ट्रवाद की हम कुछ इस तरह से आपसे बात करें तो शायद आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जी, आप देखिए, पहला चरण है ये आपका जो 1885 से लेकर, ये 1885 से लेकर आपका होगा 1905 तक का चरण। ये आप देखें, ये पहला स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप आपका ये होगा। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे, दूसरा स्टेप होगा 1905 से लेकर 1919 तक। और तीसरा जो सबसे एपेक्स लेवल का चरण होगा, जहां पर जो नेशनल मूवमेंट है ये एक मास मूवमेंट बनकर सामने आएगा, और लीड करेंगे महात्मा गांधी। और ये होगा 1919 से लेकर 1947 के बीच का चरण। तो ये 3 चरण आएंगे, और 3 चरण में जो हमारा राष्ट्रवाद है वो कुछ इस तरह से एक एपेक्स लेवल को प्राप्त करता है। पूरे भारत भूमि में राष्ट्रवाद का विकास होता है, और वो दिखाता है कि हम एक किस तरह से राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है।
इसमें कुछ लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी हम चर्चा करेंगे एक फेज वाइज कि 1885 से लेकर 1905 में जो नरमपंथी हैं या जो उदारवादी हैं, इनमें कौन कौन से लोग हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी का नाम मिलेगा, फिरोज शाह मेहता का नाम मिलेगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या हैं, ये क्या करते हैं। दूसरे जो चरण होता है, दूसरा जो स्टेप आता है 1905 से लेकर 1919 के बीच में, इस स्टेप को उग्रवादी बोलते हैं या ग्रमपंथी बोलते हैं। इनकी जो स्ट्रेटजी थी ये उदारवादियों से अलग थी। इनमें आप देखेंगे बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल ऐसे लोग आएंगे। ये जो बाल पाल का सिद्धांत है जिसकी हम बात करेंगे आपसे यहाँ पर, और बड़ी डिटेल में आपसे चर्चा होगी। इस चरण को अगर आपको याद करना हो कुछ नेताओं का नाम, तो इसे आप एक शार्ट है बाल पाल और लाल के नाम से याद कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय इस चरण के महत्वपूर्ण नेता होते हैं। कौन से? ग्रमपंथी के, या जो उग्रवादी फेज आ जाए या उग्रवादी जो फेज आता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फेज जो नेशनल मोमेंट को नेशनल मोमेंट बनाता है वो है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण में आप बात करेंगे 1919 से लेकर 1947 के फेज के बीच में। इसमें जो प्रमुख नेता है, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जितने बड़े बड़े, सुभाष चंद्र बोस, इन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है महात्मा गांधी का। इसी वजह से इस फेज को गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात है। अगर तीनों फेज आपको स्पष्ट हो दोस्तों, तो आइए फिर से एक बार उसी ग्राफ पे चलते हैं जहाँ पे हम आपसे चर्चा कर रहे थे। कि आइए यहाँ पर ये देखिए पहला फेज है। आपको हम पहले फेज की डिटेल समझाना चाहते हैं। ये आपके सामने पहला फेज दिख रहा है जिसे हम रेड कलर से हाईलाइट करेंगे। ये है आपका पहला फेज। ये पहला फेज है जिसे बोलते हैं कौन सा? उदारवादी चरण। दूसरा फेज स्टार्ट होता है 1905 के बाद। 1885 से लेकर 1905 तक ये पहला फेज है। दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है 1905 से लेकर 1919 तक। ये है आपका दूसरा फेज। पहले फेज और दूसरे फेज में अंतर क्या है? ये उदारवादी, इनकी जो मांगे हैं बहुत ही हम्बली मांग रहे हैं। इनकी मांगने की जो तरीके थे इसकी भी हम आपसे बात करेंगे, क्या 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 के मांग रहे हैं। दूसरा फेज आपका आता है उग्रवादी। उग्रवादी तरीके में और उदारवादी तरीके में बहुत अंतर है। उदारवादी अपनी मांगों में दोस्तों लिखते हैं अंग्रेजों को ओह माय लॉर्ड, हे महोदय, ऐसे ऐसे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये इनके जो शब्द हैं बहुत ही ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये निवेदन करते हैं। लेकिन जो उग्रवादी हैं, जो गर्मपंथी हैं, ये वाला जो फेज है ये प्रार्थना नहीं करते हैं, ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर मांग करते हैं। तो ये दोनों में एक आपको अंतर सामने दिखाई देगा। लेकिन जो तीसरा फेज है, जो जिस फेज को हम महात्मा गांधी या गांधीयन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इस फौज की अगर हम बात करें तो ये फौज ये जो चरण है आधुनिक भारत और नेशनल मूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है। इस फेज की अगर चर्चा की जाए तो आप देखेंगे ये इसमें कई वर्ग के लोग एक साथ शामिल हैं। यही वो आंदोलन है जिसमें पहली बार किसान शामिल होते हैं, मजदूर शामिल होते हैं, महिलाएं शामिल होती हैं, विदेशी लोग शामिल होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, विदेशी क्रांतिकारी इसमें आ रहे हैं, समाजवादी इसमें आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसमें कई विभिन्न विचारधाराएं एक साथ चल रही हैं। गांधी उस धारा को लीड कर रहे थे। ये था गांधीयन मूवमेंट। आप देखेंगे इसकी जो गांधीयन मूवमेंट की जो प्रकृति है, नेचर है, मूलतः अहिंसात्मक होगा। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन चुटपुट घटनाएं लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो ये थी एक गांधीयन जो नेशनल मूवमेंट की है। ये तीनों चरणों की एक थीम जिसे आप समझने की कोशिश करिए और जिससे चीज़ें कुछ आपको एक दिमाग में एक फ्रेम बने। तो हम अपनी डिस्कशन में अभी तो आज बात करेंगे कहाँ पर कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड कुछ चीज़ें, लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे उदारवादी, उग्रवादी, उसके बाद गांधीयन मूवमेंट। इन्हीं बातों के जरिए हमारी पूरी इतिहास की चर्चा होगी आपसे। तो आइए यहाँ तक अगर बातें आपसे स्पष्ट है तो इससे आगे हम कुछ और बात करें। लेकिन आपको ये फेज याद होना चाहिए, इस फेज में जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो कि 1885 से लेकर 1905 उदारवादी चरण है, 1905 से लेकर 1919 उग्रवादी, और उसके बाद 1919 से लेकर 1947
गांधीवादी। ये जो उदारवादी है इसे नरमपंथी भी बोलते हैं, और जो उग्रवादी है इसे गर्मपंथ भी बोलते हैं। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए आगे चलने की। आइए, आज्ञा हमको आगे मिल चुकी है आप लोगों से। अगर आगे चलें तो हम बात करेंगे अब यहाँ से जो बिंदु है हमारा नेशनलिज्म का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का विकास कैसे हो रहा है भारत में, इसके क्या कारण थे। इसके कारणों में अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक हमारे सामने आता है, क्या वो है, सबसे मुख्य रूप से कारण आता है लिटन की, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश थे, इनकी जो नीतियाँ थी, इन नीतियों की वजह से एक रोष सा उत्पन्न हो रहा था लोगों में, और धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। इसकी हम बात आपसे पहले 1857 की क्रांति से कह चुके थे कि धीरे धीरे लोगों में इनकी नीतियों से राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। और राष्ट्रवाद का विकास ग्रेजुअली होगा, एकाएक नहीं होगा, ये धीरे 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 होता रहेगा। और जब आप देखेंगे 1985 के बाद गांधीयन मोमेंट होगा तो वहाँ राष्ट्रवाद अपने पीक पे होगा, और ये जो पीक पे होगा यही राष्ट्रवाद भारत को आज़ादी दिलाएगा। एक छोटा सा प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताएं, बहुत ही आसान, कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपना जो देश है, अपना जो राष्ट्र है, इसके प्रति जो आपका प्रेम है, जो आपका लव है, वो अगर आप जगा देते हैं तो इसे ही राष्ट्रवाद बोलते हैं। यानी अगर इसे थोड़ी सी टेक्निकल ले जाना चाहें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल ले जाएंगे जिससे चीज़ें आपको बने। यानी राष्ट्र, एक राष्ट्र होता है उसे कहते हैं जहाँ पर एक साझी कल्चर हो, एक साझी संस्कृति हो, एक साझी विरासत हो, हेरिटेज हो, एक साझा इतिहास हो। ऐसे क्षेत्रों को एक राष्ट्र कहते हैं जहाँ की एक साझी संस्कृति हो, साझी विरासत हो, साझी इतिहास हो। ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे लोगों, जो लोग इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं एक राष्ट्र, और इनकी जो भावनाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं राष्ट्रवाद। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो राष्ट्रवाद हमने बताया। अब बताएंगे आपको कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हो रहा है। जब तक आप देखेंगे भारत में, जैसे झांसी के लोग हैं, कानपुर के तात्या टोपे हैं, ये लोग जब तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ रहे हैं तब तक भारत का राष्ट्रवाद नहीं था। ये झांसी का हो सकता है, ये कानपुर का हो सकता है, ये अवध का हो सकता है, ये दिल्ली का हो सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि इन एक दूसरे की जो साझी संस्कृति थी ये केवल अपने से जोड़कर देख रहे थे, इनकी जो विरासत थी ये खुद अपने क्षेत्रों से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जब हम अपने विरासत को पूरे इस क्षेत्र से देखकर जोड़ना शुरू कर देंगे तो हमारी विरासत बनेगी राष्ट्रवाद। जब पूरे इस क्षेत्र को हम देखकर जोड़ना शुरू कर देंगे, यहाँ से लेकर इतने, तो ये हमारे भारत का राष्ट्रवाद होगा, और डेवलप होगा हमारा क्या, राष्ट्रवाद। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक साझी कल्चर होगी जिसे हम कंपोजिट कल्चर के नाम से जानते हैं, विविधतापूर्ण संस्कृति के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ की एक इतिहास होगा, एक हेरिटेज होगा, एक विरासत होगी। तो ये पूरी बातें आपको राष्ट्रवाद से बारे में आपको समझनी थी, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रवाद के विकास के कारण कौन कौन से हैं, किन की वजह से राष्ट्रवाद का विकास बहुत तेज़ी से भारत में हो रहा है, तो उन कारणों में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपसे, तो पहले हमने बताया कि जो ब्रिटिशर थी, जो उनकी पॉलिसी थी, ये बहुत हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ आपको बताएं कि जो ब्रिटिश काल में एक एक्ट आया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत जो प्रेस पर जो ये था, ये आया कब था, ये 1878 में आ रहा है। इसके तहत जो प्रेस है, प्रेस पर की आज़ादी को अंग्रेज़ों ने छीन लिया और कहा कि जो देसी भाषा के पत्र हैं ये प्रकाशित नहीं होंगे, तो जो केवल इंग्लिश में प्रकाशित हो रहे हैं वो प्रकाशित होंगे। क्यों? क्योंकि अगर देसी भाषा में पत्र को प्रकाशित करेंगे तो इससे आम जनता पढ़ेगी, और आम जनता पढ़ेगी तो इससे क्या होगा, राष्ट्रवाद का विकास होगा। लेकिन इसे अंग्रेजों ने जब बंद किया तो काम वही करता है जो इसे करना था। क्या? जैसे इसे बंद किया कि देसी भाषा में पत्र नहीं प्रकाशित होंगे, तो लोगों को ये मैसेज गया क्या, कि आज सरकार जो है ये हम लोगों को खिलाफ आ रही है, हम लोगों को दबाना चाह रही है, और इसके विरोध में जो बुद्धिजीवी वर्ग सरकार की आलोचना करना शुरू करता है। इससे आप देखेंगे ग्रेजुअली नेशनलिज्म का विकास होता है, राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हो रहा है।
दूसरी चीज़, ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट आप देखेंगे अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम जो है वो छीन लेता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच समाप्त कर देता है। आप कहीं कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिख सकते। अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ रहा था, और राष्ट्रद्रोह के लिए अंग्रेजों ने सजाएं बहुत कड़ी रखी थी। आप देखेंगे इस समय बहुत सारे, इसी वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर जो इंग्लिश जो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित हो रहे थे, उनको ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश में रातों रात कर दिया गया था। अमृत बाजार का एग्जाम्पल आप जानते हैं। आइए इससे आगे चलें तो देखिए दूसरी चीज़ जो आर्म्स एक्ट था वो भी इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये भी 1878 में आता है। और इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो रिपन के समय एक इलवर्ट बिल विवाद आता है। इलवर्ट बिल विवाद क्या है इसकी हम चर्चा आपसे आगे करेंगे, लेकिन इलवर्ट बिल विवाद की वजह से भी राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों को ज़्यादा सुविधाएं देना चाहता है, और अंग्रेज जो कहते हैं कि हम समानता पे बात करते हैं, इक्वल राइट की बात करते हैं, यहाँ पर उनका भेद खुल जाता है कि वो इक्वल नहीं, अपने आप को एक अलग दर्जे पर रखना चाहते हैं। इससे जनता में एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि अंग्रेज हमारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए बुरा ही चाहते हैं। इतनी बातें अगर स्पष्ट तो यहाँ से आगे चलें। आगे जो हम बात करेंगे तो जो वेस्टर्न एजुकेशन था, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, इस पाश्चात्य शिक्षा ने लोगों को समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जैसे मूल्यों को दिया, और साथ हमने आपको बताया कि अंग्रेजों के जो उपनिवेशिक के जो सकारात्मक प्रभाव थे वो तर्कवाद को बढ़ावा इन्होंने दिया, और तर्कवाद, बुद्धिवाद को जब बढ़ावा मिला तो धीरे धीरे हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसके अंदर जो आपको देखने मिलेंगे जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म का विकास हो रहा है। अब इनके अलावा ही एक फैक्टर और है जो समाचार पत्रों की भूमिका है, ये भी छोड़ी नहीं जा सकती कि समाचार पत्र धीरे धीरे पत्र के माध्यम से, लेखों के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। अब इतनी बातें अगर स्पष्ट है तो हम आपसे अब बात करेंगे जिस बिंदु पर, वो है कांग्रेस की स्थापना। देखिए द ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करेंगे कि कांग्रेस का उदय कैसे होता है, क्या कारण थे। आपके सामने एक न्यूज़पेपर की क्लिप रखी गई है जिसमें दिया गया है कि ये फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हो रहा है, 1885 में जो हो रहा है उसकी एक क्लिप आपके सामने रखी गई है। ये कब हो रहा है? ये 28 दिसंबर को हो रहा है। ध्यान रखने की बात है, 28 दिसंबर को हो रहा है 1885 में। इस कालखंड में आप देखेंगे एक चीज़ और आपको जानना है कि कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई, इसी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन नियमित रूप से प्रारंभ होता है, और आगे कालखंड में इस आंदोलन को मंच को आगे प्रदान करते हैं तीन धाराएं। हमने बताया कौन, एक उदारवादी, एक गर्मपंथी, और तीसरी गांधीवादी। आज़ादी की लड़ाई में कई विचारधाराएं हमारे सामने महत्वपूर्ण रोल अदा करते हुए आती हैं। इसमें हमने आपको कई विचारधाराओं की बात की थी, और इसमें गांधीवादी विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इनके चरण को बताया था कि पहला चरण है 1885 से लेकर 1905 तक, और दूसरा है 1905 से लेकर 1919 तक, जिसे उदारवादी गर्मपंथी बोलते हैं, और 1919 से लेकर 1947 तक ये गांधीवादी चरण है। ये पहले कांग्रेस की स्थापना की कुछ बातें हमने आपको बताई। कांग्रेस की स्थापना से लेकर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्हें आपको जानना होगा। एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या है? बिल्कुल इसकी चर्चा आपको बड़ी अच्छी तरह से हम करेंगे, आपको समझ में आएगी ये बात कि देखिए जो धीरे धीरे आपने देखा कि विद्रोह, रिवोल्ट हो रहे थे। एक रिवोल्ट 1857 की क्रांति हुई। लगातार हमने आपको अब तक बताया कि किसान विद्रोह हो रहे हैं, लगातार नागरिक विद्रोह हो रहे हैं, लगातार जो जनजाति हैं इनका विद्रोह हो रहा है। जो विद्रोह हो रहे हैं ये अंग्रेजों पर प्रेशर डाल रहे थे। कैसा प्रेशर? ऐसा प्रेशर कि वो इनकी सत्ता कहीं उखड़ न जाए, वो भारत से कहीं इनको हटना न पड़ जाए। इसके लिए वो एक सिद्धांत, एक संस्था बनाना चाह रहे थे, एक नई संस्था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ विचारक मान रहे हैं।
ऐसा कुछ विचारक मान रहे हैं। उन विचारकों का नाम अगर हम बता दें तो उनमें आपको पहले हैं लाला लाजपत राय, दूसरे हैं आर.पी. दत्ता, तीसरे हैं गोलवलकर और सी.एफ. एंड्रूज जैसे विचारक ये मान रहे हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई ये सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई। अभी कांग्रेस की स्थापना की कुछ चीज़ें और आपको बताएंगे जो बेसिक जरूरी चीज़ें हैं कि स्थापना में किसके नेतृत्व में हुई थी, स्थापना में वायसराय कौन था, बैठक कब होती थी, ये सब बात अभी हम आपसे करेंगे। लेकिन उसके संबंधित कुछ सिद्धांतों को आप जान लें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया कि सेफ्टी वाल का सिद्धांत, ये दिया था किसने, लाला लाजपत राय, आर.पी. दत्ता, गोलवलकर और जो सी.एफ. एंड्रूज हैं, इन लोगों ने मिलकर इस सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के तहत क्या है, इस सिद्धांत में कहा गया कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है ये आप कहा गया कि ये सिद्धांत, ये जो रोष है, जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो प्रेशर है, उसे रिलीज करने के लिए बनाया गया है। ये कैसे हो सकता है ऐसा? देखिए, कांग्रेस की स्थापना में एक विदेशी व्यक्ति है एयो हूम। ये क्या कर रहे हैं कि ये पहले अंग्रेजी सरकार के सचिव रह चुके हैं। तो कांग्रेस, जो अंग्रेज ये चाह रही थी, ब्रिटिश सत्ता, कि अगर भारतीयों के लिए कोई एक संगठन बनाया जाए, उसमें एक अंग्रेज को रख दिया जाए और वो अंग्रेज क्या करेगा, इन लोगों की जो बातें हैं उन्हें बाहर रखेगा। अगर बातें हम लोगों के सामने आती रहेंगी, इनकी मांग आती रहेगी, तो धीरे धीरे हम इन्हें पूरा करेंगे, या फिर नहीं भी करेंगे तो इनका जो रोष है, जो इनका गुस्सा है, वो इस संस्था के माध्यम से आएगा, न कि किसी आंदोलन के माध्यम से। और क्योंकि इस समय वहाँ का जो तात्कालिक गवर्नर होता है, वायसराय होता है डफरिन कांग्रेस की स्थापना में बड़ा सहयोग करता है। और आप इसका उदाहरण देखेंगे कि जो द्वितीय बैठक होती है 1886 में, तो वहाँ पर ये भोज उद्यान भी देता है डफरिन। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये सिद्धांत किस आधार पर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कुकर होता है, कुकर आपने देखा होगा, सबके पास होगा, सबने देखा होगा। कुकर में जब गैस बन जाती है, जो प्रेशर बन जाता है, तो प्रेशर, ये जो आप वेंट देख रहे हैं, इसकी ऊपर उड़ता है और सीटी के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन जब ये सीटी काम करना बंद कर दे, ये सीटी काम करना बंद कर दे, तो कुकर का गैस कैसे निकलेगा? तो कुकर की गैस निकलने के लिए एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। ये सेफ्टी वाल्व क्या करता है? ये करता है क्या, आप इस जो सिटी है इसे विद्रोह के रूप में देखें कि अगर भारत में ये कुकर, भारत किसी एग्जाम्पल ले ले, अगर कुकर यानी अगर भारत में लगातार रोष उत्पन्न होगा तो वो विद्रोह करेगा, यानी सीटी मारेगा। लेकिन अगर उसके लिए अगर कोई वाल्व लगा दिया जाए, सेफ्टी वाल्व, कि अगर सीटी न मार पाए तो क्या हो, सेफ्टी वाल्व से वो चीज़ें, रोष निकल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं अंग्रेजों ने, सेफ्टी वाल्व लगाया। कौन सा? कहते हैं जो लाला लाजपत राय हैं वो कहते हैं कांग्रेस नामक से सेफ्टी वाल्व लगा दिया। ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? ये करेगा जब भी जनता में रोष उत्पन्न होगा तो इसी के माध्यम से उनका रोष बाहर आ जाएगा। और अतः इस सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया क्या, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम थोड़ी सी आगे चलें। एक कांग्रेस की स्थापना को लेकर सिद्धांत और है जो ठीक इसी का उल्टा है। वो सिद्धांत है तड़िक चालक का सिद्धांत, लाइटनिंग थ्योरी बोलते हैं। ये क्या है? ये कहता है कि अगर कांग्रेस की संस्था जो है इसमें अंग्रेज रहेंगे, इंग्लिश मैन रहेंगे, जो कांग्रेस जो ब्रिटिशर हैं इसका दमन नहीं कर पाएंगे। इस सिद्धांत ये कहता है। लेकिन जो आपको हमने बताया सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है क्या, वो कहता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने इसलिए करवाई और इसमें ब्रिटिशर रखें जिससे भारत में कोई बड़ा विद्रोह ना हो पाए। स्पष्ट है? तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर दो सिद्धांत आपको जानने थे। एक था आपके तड़ित झंझा का सिद्धांत और यानी लाइटनिंग थ्योरी, और दूसरा था आपका कौन सा, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। आइए अब आपसे हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना के कुछ मूलभूत फीचर के बारे में। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के मूलभूत फीचर के बारे में आपको बताएं, जिसकी स्थापना जैसा कि हमने बताया कि 28 दिसंबर 1885 में हो रही है। वो स्थान कहाँ है? वो स्थान है पूना।
इसके पहले आपको बता दें, एक संस्था की स्थापना होती है 1884 में, और उस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संस्था की स्थापना होती है 1884 में, और इसकी अगली जो बैठक होती है 1885 में, ये होती है मुंबई या पुणे में। और इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी के सजेशन के अनुसार जो यूनियन शब्द है इसे हटाकर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया, और तभी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, आईएनसी के नाम से जाना जाता था, जिसकी पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में हो रही है। और इस बैठक में टोटल भाग लेने वालों की संख्या कितनी थी? 72 लोग, 72 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। ध्यान रखिएगा, एस एन बनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो इस समय इस बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। इसकी हम बात करेंगे क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी आपको जो समझना है उसे देखिए। और इसका जो कांग्रेस की जो स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था एयो हुम। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अब एक चीज और, इसकी स्थापना जब हुई थी उस समय भारत का वायस राय कौन था? तो वायस राय था डफरिन। भारत का वायसराय डफरिन हुआ करता था। डफरिन का बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरे जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की दूसरी बैठक, इसने डफरिन ने अपने सरकारी खर्चे से इनके सभी जो सदस्य आए थे उन सदस्यों को भोज के लिए निमंत्रण दिया था और भोज कराया था। कांग्रेस की बैठक आप देखेंगे तो हर साल दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती थी। स्थान चयनित होते थे और वहीं पर एक अध्यक्ष चुने जाते थे। अब इतनी बातें अगर स्पष्ट है तो यहाँ से आगे चलें। आगे हम बात करेंगे आपसे कि कौन कौन से काल में कौन कौन से अध्यक्ष, जो पहला जो सेशन हुआ, जो पहला कांग्रेस की समिट हुई, उसमें आपको हम बता दें कि सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी को। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि ये एक बड़े ही उदारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, और ये उदारवादी कांग्रेस की जो भाग था उसके पार्ट होंगे। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे बात करें, जो पहला कांग्रेस हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आईएनसी मीटिंग की, यानी पहले कांग्रेस के अधिवेशन की। ये आज के राहुल गांधी के राहुल बाबा वाला कांग्रेस नहीं था, ये महात्मा गांधी के दौर का कांग्रेस था, या चाहे उनसे पहले वाला कांग्रेस था। इसमें इस कांग्रेस में जो पहली मीटिंग हुई इसमें कुल 72 लोग शामिल हुए थे, 72 लोग। और जो अध्यक्षता की थी वो थी WC बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था बम्बई में। और कब हुआ था? 1885 में। ये चार चीज़ आपको जाननी है। कौन कौन सी? पहले लोग कितने भाग लिए थे, ये स्टार्टिंग के केवल 3 तक जानना, उसके बाद नहीं। दूसरी चीज़ कहाँ पर हुई थी, ये आपको सभी मीटिंग में जानना जो महत्वपूर्ण है। कब हुई थी ये भी जानना है, और अध्यक्ष कौन थे ये जानना है। ये चार चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पहली मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद दूसरी मीटिंग होती है, ये हो रही है कहाँ पर? दूसरी मीटिंग हो रही है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसकी अध्यक्षता वही कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार भारत में नेशनल इनकम को काउंट किया था, पर पीसीआई पर कैपिटा इनकम को काउंट किया था। नाम था क्या? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिखा कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की नामक एक बुक लिखी थी। इसकी भी हमने आपसे बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी, और इनकी कुछ किताबें थी जिसकी हमने आपसे बात की और बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने पुअर्टी इन इंडिया लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने एक और पत्र निकाला था जिसका नाम था ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इनका योगदान और क्या था हमारे हमारे इतिहास में? दादा भाई नौरोजी का एक और योगदान हमारे सामने आता है कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी आई थी उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने भारत का धन उठाकर ब्रिटेन ले जा रहे थे। इसकी बात हम पिछली वीडियो में आपसे बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं। ये क्या थे? ये हाउस ऑफ कॉमन्स के जो एक सदस्य हुआ करते थे, कहाँ के? ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के।
और इसके इनके बारे में आपको जानना है कि ये कपास के व्यापारी थे और इन्होंने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में ये पत्र निकाले थे। तो इतनी चीज़ें आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में जानना था। लेकिन अब जानना क्या है, जो अब हमारे यहाँ चर्चा क्यों है, क्योंकि ये दूसरी जो आईएनसी की बैठक हो रही है, उस दूसरी आईएनसी की बैठक के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हैं। ये पहली बार अध्यक्षता कर रहे हैं, ये प्रथम बार अध्यक्षता कर रहे हैं किसकी, और ये कौन से थे, इनका धर्म था ईसाई। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन हुआ, तो आपको ट्रिक करना है दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी जो हैं दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है कलकत्ता में, हमने आपको बताया। और इसमें कितने लोग भाग लिए थे ये आपको जानना है। इसमें लिए थे 434 लोग भाग। पहले में 72 लोग भाग लिए थे, दूसरे में 434 लोग भाग लेते हैं। कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। 4 चीज़ें आपको जाननी है, हमने बताई कौन कौन सी, कि कब हो रहा है ये आपको बताना है, कब हो रहा है ये हो रहा है 1886 में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। 2 चीज़ें। तीसरी क्या जाननी है कि कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में। और चौथा आपको जानना है कितने लोग भाग ले रहे हैं, तो 434 लोग। और इसी समय कलकत्ता में जो यहाँ का वायसराय था डफरिन ने यहाँ के सभी नेताओं का स्वागत किया और यहाँ पर क्या दिया, उद्यान भोज यानी एक पार्टी देता है सभी जो सदस्य थे कांग्रेस के 434 लोगों को, डफरिन। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस था, कांग्रेस को उस समय की समकालीन सरकार का सपोर्ट था, समकालीन जो अंग्रेज थे उनका सपोर्ट था। ये चीज़ें वहाँ समझ आती है। और इसी वजह से लाला लाजपत राय जैसे विद्वान, आर.पी. दत्ता जैसे विद्वान कहते हैं कि ये आप सेफ्टी वाल्व की तरह काम करने के लिए अंग्रेजों की एक चाल थी। लेकिन सत्यता इससे कुछ अलग है। जो आज के इतिहासकार हैं ऐसा नहीं मानते, ऐसा मानने से वो इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद का परिणाम था, न कि अंग्रेजों की चाल थी। तो ये 2 अध्यक्ष की हमने बात की। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहे हैं पहले हो रहे हैं भूमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे के हो रहे हैं दादा भाई नौरोजी। ये हो रहा है पहला मुंबई में, दूसरा हो रहा है कलकत्ता में। समय है पहले का 1885, दूसरे का 1886। यहाँ तक हमने बात की। इसके बाद तीसरा आपको जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। तीसरे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मोहम्मदन हैं, पहले मुसलमान अध्यक्ष हो रहे हैं कांग्रेस के, तीसरे अध्यक्ष हो रहे हैं। और ये पहले मुसलमान अध्यक्ष हो रहे हैं, प्रथम मुस्लिम है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और आप देखेंगे ये बैठक कब हो रही है, ये बैठक हो रही है 1887 में। लोकेशन क्या है, जगह क्या है, जगह है मद्रास। जगह का नाम है मद्रास में ये बैठक हो रही है। और यहाँ पे कितने लोग भाग ले रहे हैं 607 लोग टोटल। तो तीसरे के बारे में क्या जानना है, तीसरे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, कि पहली बात ये हो रहा है मद्रास में। दूसरी चीज़ इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब, ये पहले मुसलमान हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद इसमें भाग ले रहे हैं 607 लोग, और ये हो रहा है 1887 में। ये 4 चीज़ें आपको यहाँ से जाननी है। तो अब हम आपको पहला, दूसरा और तीसरे कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर लिया। अब बात करेंगे चौथे कांग्रेस के अधिवेशन की। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो पहला हुआ यहाँ पर जो भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, दूसरे में प्रथम ईसाई ने की थी। पहले में प्रथम हिंदू कह लें, दूसरे में प्रथम ईसाई ने, तीसरे में प्रथम मुस्लिम ने, चौथे में आपको एक चीज़ और यूनिक मिलेगा। क्या? यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं फोर्थ कांग्रेस अधिवेशन की, ये कर रहे हैं जॉर्ज यूले। ये क्या है? जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो रहे हैं जॉर्ज यूले। अब इसे थोड़ा सा आपको जानना होगा कि ये हुआ कहाँ था। ये हुआ था फोर्थ कांग्रेस की मीटिंग इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये सम्मेलन हो रहा है। जो इलाहाबाद में सम्मेलन, इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं? इसमें 1247 लोग भाग ले रहे हैं। और हो कब रहा है? 1888 में। 4 चीज़ें आपको यहाँ भी जाननी थी। कौन? कि अध्यक्ष कौन था,
जॉर्ज यूले, इनके बारे में जानना है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। दूसरी चीज, कब हो रहा है? 1888। तीसरे में कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में। और कितने लोगों ने भाग लिया? 1247। ये 4 चीजें आपको जाननी थी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी पांचवें की बात बताते हैं। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इन चारों के बारे में आपको जानना होगा। तो पांचवें की अगर हम बात करेंगे आपसे, तो पांचवें के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे, थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ बता देते हैं। पांचवें का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 1889 में। इसमें लोग कितने भाग ले रहे हैं? जी हाँ, इतने ही लोग भाग ले रहे हैं। कितने? 1889 लोग भी भाग ले रहे हैं। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं विलियम बेडरमन। विलियम बेडरमन इसके अध्यक्ष हो रहे हैं। ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है बॉम्बे में, मुंबई में। 4 चीजें जाननी थी, चारों बताई। सन 1889, कितने लोग? 1889 लोगों ने भाग लिया। अध्यक्ष बेडरमन थे। और कहाँ हो रहा है? बॉम्बे में। अब छठवां जो है, ये कहाँ हो रहा है? छठवां आपका होगा फिर वापस आकर कलकत्ता में। समय क्या होगा? 1890। 1885 में पहला हुआ, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, 88 में चौथा, 89 में पांचवा और 90 में छठवां। 1890 में हो रहा है छठवां। यहाँ पर भाग लेने वाले लोगों की संख्या थी 2000। और अध्यक्ष थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिरोज शाह मेहता। यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं फिरोज शाह मेहता जी। और फिरोज शाह मेहता आप देखेंगे एक उदारवादी नेता है, और इनका रोल आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हमने आपको बताया क्या, कांग्रेस के अधिवेशन के कौन कौन से अधिवेशन हुए आपको जानना था। हमने बताया 1 से लेकर 6 तक की लिस्ट, कौन कौन अध्यक्ष थे, जिनमें 4 आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन चारों में हमने बताया कि पहला WC बनर्जी, ये हो रहे हैं प्रथम हिंदू। दूसरा हमने बताया दादा भाई नेहरू जी, ये हो रहे हैं प्रथम ईसाई अगर धर्म के आधार पर हम देखें तो। और तीसरे हो रहे हैं, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, और तीसरी की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये प्रथम मुस्लिम थे। और चौथे थे जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज थे। तो ये एक कैटेगराइज किया गया है जात धर्म के आधार पर, इसे भी आप देख सकते हैं। प्रश्न यूपीएससी और यूपीपीसीएस यहाँ से पूछ सकता है, अक्सर प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। अगर आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको इस पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे इसकी पीडीएफ हम आपको जल्दी ही आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, और टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इतनी की पीपीटी देखते हैं। अपनी क्लास को रोकेंगे हम यहीं पर, क्योंकि इस समय हो चुका है लगभग 38 मिनट। तो देखिए, हमने बताया सबसे पहले कि एक हमने आपको चार्ट दिया था कुछ इस तरह का, जिसमें हमने काफ़ी डिस्कशन की इन तीनों चरणों की। तीनों चरणों के बाद हमने बताया कि जो राष्ट्रवाद का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा था। तो हमने आपको बताया ये राष्ट्रवाद की एक लकीर खींची थी कि राष्ट्रवाद कैसे बढ़ रहा है। इसके बाद राष्ट्रवाद के डेवलपमेंट के क्या कारण थे, राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण थे। तो हमने बताया कि लिटन की जो नीतियाँ थी, प्रतिक्रियावादी गवर्नर था, इसकी बात हुई। उसके बाद वर्नाकुलर एक्ट की हमने बात की 1878 में जो आया था। ये देसी भाषा में आप देसी भाषा के जो पत्र थे उन्हें रोकता था, सरकार की आलोचना को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा देता था, अब व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा था। और हमारी चर्चा हुई आर्म्स एक्ट 1878 के बारे में। सिविल परीक्षा की आयु कम कर दी गई थी, और इसकी वजह से भी लोगों में एक रोष था। ये लोग चाहते थे कि भारतीय सिविल सर्विस में ना आ पाए। ये सिविल सर्विस को लेकर आप देखेंगे भेदभाव आज तक बना हुआ है, आज तक आरोप लगते आ रहे हैं। तो कुछ जो भी कुछ हो, सच्चाई आज ये रूप बदल गया है। आज ये इंग्लिश वर्सेस हिंदी मीडियम के रूप में आ गया है, लेकिन तब ये भारतीय वर्सेस अंग्रेज के रूप में था। अब एक और आता है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद की हम चर्चा करेंगे जब हम आपसे आगे बात करेंगे, जो होगी वहाँ पे हम आपसे डिटेल में बात करेंगे इल्बर्ट बिल विवाद की, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था और इस ड्राफ्ट में था क्या। पाश्चात्य शिक्षा के मूल्यों को बढ़ावा देना, जिसकी वजह से आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र जैसे तर्कवाद और बुद्धिवाद, आधुनिकतावाद को बढ़ावा मिला, जिससे एक नई सोच हमारे सामने आई कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। समाचार पत्रों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से जाननी थी कि ये आपके विकास, जो राष्ट्रवाद का विकास है उसके कारण कौन कौन से थे।
इन कारणों की चर्चा हमने आपसे अभी की। इसके बाद अगर आपको जानना है तो कांग्रेस की स्थापना की हम बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना में कौन कौन से रोल हैं, जिसकी अभी आपने डिटेल में बात की। हमने बात की कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और नेतृत्व कर रहे थे E.O. ह्यूम, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। और स्थापना के समय जो वायसराय था डफरिन था। लोग कहते हैं कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है, लेकिन ये वही लोग मानते हैं जो सेफ्टी वाल के सिद्धांत के सपोर्टर हैं, जैसे लाला लाजपत राय। इसकी बैठक प्रतिवर्ष दिसंबर में नवंबर और दिसंबर के आसपास हो रही थी। सबसे पहले 1884 में कांग्रेस से पहले INU, इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन बनाया गया और जब इसकी बैठक बम्बई में की गई तो दादा भाई नौरोजी ने इसे वहाँ पर यूनियन की जगह कांग्रेस शब्द जोड़ने की बात की और वहाँ पर जोड़ा गया, तो पहली बार कांग्रेस की स्थापना होती है। और इससे दो सिद्धांत रिलेटेड हैं, एक सेफ्टी वालों का सिद्धांत और एक तड़ित झंझा का सिद्धांत। दोनों कांग्रेस की स्थापना की एक बाद में विवेचना करते हैं। जब कांग्रेस स्थापित हो गया है उसके 20-25 सालों बाद ये दोनों सिद्धांत आ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत में आरोप लगाया गया कि जो कांग्रेस की स्थापना है ये डफरिन के दिमाग की उपज है, और इसको ऐसे जो आरोप लगाते हैं लाला लाजपत राय, RP दत्ता, गोलवलकर और CF एंड्रोज प्रमुख नाम है। और दूसरा जो तड़ित झंझा का सिद्धांत है ये मानता है कि अगर कांग्रेस में अंग्रेज रहेंगे तो कांग्रेस का दमन नहीं करेंगे, अंग्रेज इसे बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ दमन नहीं किया करते थे, उनकी ये नीति हुआ करती थी। वो अंग्रेज को सहयोग देते थे, दमन करने की नीति का पालन नहीं करते थे। तो इस वजह से एक सिद्धांत है लाइटनिंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं तड़ित चालक का सिद्धांत। उसके बाद आपसे हमारी बात हुई कांग्रेस के 6 अधिवेशनों के बारे में, जिसमें हमने आपको काफ़ी डिटेल में 4 अधिवेशन कराए। कौन कौन से? प्रथम अधिवेशन हमने बताया 1885 में हुआ था, जिसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया। उसके बाद दूसरी हमने आपसे जो बात की थी वो थी, इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो थे WC बनर्जी, और ये हुआ था बम्बई में। बात ये थी पहले यहाँ पे पूना में होने वाला था, तो एक प्लेग आया था जिसकी वजह से सिर्फ मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। और जहाँ पे हुआ था एक विद्यालय का नाम वहाँ पे मिलता है, और विद्यालय का नाम है गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय। विद्यालय भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने चर्चा कर दी। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था 1886 में, 434 लोगों ने भाग लिया था। ये अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और ये हुआ था कलकत्ता में। और यहीं पर डफरिन ने जो कांग्रेस के सभी सदस्य उन्हें उद्यान भोज दिया था। तृतीय जो हुआ था 1887 में, नजरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ थे, और हो रहा था मद्रास में। 607 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये सब बातें आपको हमने बताई। चौथा 1888 में हो रहा है, 1247 लोग भाग ले रहे हैं, और यहाँ पर जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बन रहा है, और ये हो रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कुछ समय तक बना रहा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आगे यहाँ से बात करें जो 5वां सम्मेलन था ये 1889 में हुआ, और इसमें उतने ही लोग भाग लिए। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जिस सन में हो रहा है उतने ही लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? विलियम बेडरबन। और जो आपका छठवां सम्मेलन हो रहा है, छठवें सम्मेलन की अगर आपसे बात की तो छठवें सम्मेलन में 1890 में हो रहा है। टोटल 2000 लोगों ने भाग ली, और अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। तो दोस्तों इतनी आपसे हमने बात की थी। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे जो भी आपके प्रश्न हो। आज हम बात करेंगे आपसे अब तक जो हमारी चर्चा हुई, इसमें अगर आपको कुछ और पूछना है तो ज़रूर पूछें। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएनएमई कॉर्नर से, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। और जो नए लोग हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है को बता दें कि 9 बजे हमारी लाइव क्लास रोज़ होती है, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी दिन हो, हम पर डे आपसे जुड़ते हैं लाइव 9 बजे। तो आज की 9 बजे की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, रुकेंगे हम यहीं पर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अधिक से अधिक। जो भी लोग कमेंट करते हैं हमें अच्छा लगता है, और जितने दोस्त हमारे जुड़े हैं हमसे, इन सबको इसकी PDF हम व्हाट्सएप पर सेंड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक दीजिए आगे अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।